अगला जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर नॉर्मली यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, जो कि होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम उसका कैपेसिटेंस फाइंड करके देखेंगे कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, वो डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स यूज की जाती है। इस डिवाइस के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, अलग अलग शेप के कैपेसिटर होते हैं। तो इस कैपेसिटर में हम दो प्लेट्स यूज करेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकते हैं, डिस्क टाइप कैपेसिटर हो सकते हैं, है ना, अलग अलग शेप के कैपेसिटर हो सकते हैं। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि ये जो प्लेट्स है इनका एरिया है ए, प्लेट्स का एरिया कितना है ए, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मान लो डी। ये एज्यूम कर लिया हमने, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है ए, और ए दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है बोलो, डी के बराबर है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हमको फाइंड करके देखना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम पहली प्लेट को मान लो क्यू चार्ज देते हैं। जैसे ही आप पहली प्लेट को क्यू चार्ज दोगे, जैसे इस प्लेट को क्या दोगे, प्लस क्यू चार्ज दोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिससे इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस क्यू। जैसे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरी वाली सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इधर आएगा माइनस क्यू चार्ज, इधर क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज। उसको हटाने के लिए, क्योंकि उसको हटाना पड़ता है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेट को ग्राउंडेड कर देंगे। तो इधर वाला जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा जी। अब इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला तो वही है अपना कैपेसिटेंस वाला, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मतलब हमें V कैलकुलेट करना पड़ेगा। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स यूज कर रहे हो ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर आप वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हो तो Q को V से डिवाइड करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया कि? ठीक है, V कैसे फाइंड करेंगे, हमको एक चीज पता है कि जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहली प्लेट पे चार्ज Q है, उसका एरिया A है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में उसको क्या लिखा जा सकता है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो V की वैल्यू चाहिए ताकि हम यहाँ पे पुट कर पाए। तो V कहाँ से आएगा, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव सिंबल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है ना दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है। तो नेगेटिव सिंबल तो डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक है, अच्छा इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, इसलिए नेगेटिव सिंबल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। टीवी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V के बराबर है, तो मैंने V लिख दिया। माइनस सिंबल मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। टीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि V लिखा जाएगा। DR का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा बोलो, डिस्टेंस कितना होगा, D। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, dV, और डिस्टेंस कितना, D। तो DR किस जगह D लिखा जाएगा, dV किस जगह V। तो बताओ V क्या आ गया यहाँ से, E इंटू डी के बराबर आ गया।
और ई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो बताओ वी क्या आ गया यहाँ से, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्यू अपॉन ए अपसाइलन नोट इनटू टी, ये लो ये आ गया वी। अगर v की वैल्यू अपने पास आ गई तो c इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू पुट करो, c इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, q अपॉन v की वैल्यू पुट करो, q अपॉन a अपसाइलन नोट इनटू t, q से q कैंसिल, फाइनली जो आंसर आएगा c इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, q से q कैंसिल, अपसाइलन नोट a अपॉन t, क्या आ गया अपने पास आंसर, c इक्वल टू अपसाइलन नोट a अपॉन d। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो देखो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी तीन चीजें, अपसाइलन नोट मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, भाई अभी हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रखा है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, अपसाइलन नोट, जिसका मतलब होता है मतलब होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम रखोगे ना दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है, बोलो, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, है ना। दूसरी बात क्या है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, वो है, बोलो, एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा। डी मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस जितनी कम रहेगी कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो तीन चीजों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला बन गया C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन टी, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, देख लो पूरा डेरिवेशन, अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। अगला जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उससे इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा, है ना, ये चीज़ हमको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ऐसे दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मान लो d, और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो है a। अब ये जो कैपेसिटर है सपोज करो इसको हमने चार्ज कर दिया, तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, ऊपर वाली प्लेट पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे वाली प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से होगा। अब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बन जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूँ ई नोट, क्या नाम दे दिया इसको, ई नोट। ई नोट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो शुरुआत में कैपेसिटर को चार्ज करने पे इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में प्रोड्यूस हो गया। क्या रिलेशन है ई नोट का इन डी के साथ में, या इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके साथ में। तो मान लो कि अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नोट है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, वी नोट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, और इसका v के साथ क्या रिलेशन होगा, तो हम लिख सकते हैं वी नोट इक्वल टू ई नोट इंटू डी। अभी हमने लिखा था कि E इक्वल टू क्या होता है, v बाई डी होता है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू डी हो गया। ये जो v नोट ए नोट है ये इनिशियल स्टेट को बता रहे हैं कैपेसिटर की, कि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा है, तो बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे इसका जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल्स टू सी नोट लिख देते हैं इसको, C नोट इक्वल्स टू अपसाइलन नोट A अपॉन डी। ये है इनिशियल स्टेट में, शुरुआत में इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू। समझ में आया इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करेंगे। हमको क्या करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करना है, पूरा हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इसको भर देंगे, है ना। तो पूरा यहाँ पे अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आप जानते हो कि उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और उसको जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो वो क्या करेगा, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से घूम जाएंगे या अरेंज हो जाएंगे कि उनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। पॉजिटिव चार्ज तो किधर चला जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो आ गया नीचे, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेगेटिव चार्ज किधर रहेगा, बोलो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनका ऊपर वाला जो मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। मान लो कि इस नेगेटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी। भी पोलराइज हो गया ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, तो पोलराइजेशन की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पे डेवलप हो रही है वो कितनी है, माइनस सिग्मा पी। और उतनी ही पॉजिटिव चार्ज, देखो उतना ही पॉजिटिव चार्ज नीचे वाली सरफेस पे आएगा, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ली जाएगी, प्लस सिग्मा पी। ठीक है, मान लो कि जब कैपेसिटर पहले चार्ज किया था तो इस कैपेसिटर की जो ऊपर वाली प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और नीचे वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो अब बताओ कि ऊपर वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा, ये भी ऐड होगा इसके अंदर, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मतलब फाइनली अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी मिलेगी वो मिलेगी, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। और लोअर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी, है ना। आप चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी ब्रैकेट के अंदर। ये बात समझ में आई क्या आपको। तो आप एक चीज नोटिस करो कि पहले जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा थी, अब घटके कितनी हो गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, देखो सिग्मा पे डिपेंड करता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। पहले जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, अब क्या हो चुकी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी घटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी घटेगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, हाँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है पोलराइज होकर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गया, इसको मैंने ई लिखा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डिक्रीज होने के बाद में, वो ई के बराबर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म्स में लिख सकते हो सिग्मा अपॉन के बराबर। ये जो के मैंने लिया ना, ये क्या चीज है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करोगे उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। वैसे क्या चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एक और नाम है इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये दो नाम होते हैं एक ही चीज के। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी टर्म्स में आप सिग्मा माइनस सिग्मा पी को क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन के। सिग्मा का मतलब इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। किसे रिप्लेस करना है, सिग्मा बाई के से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखूं, सिग्मा अपॉन के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E नोट, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ या ज्यादा, देख लेते हैं। क्या मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को E नोट लिख सकता हूं, तो अपॉन में क्या बच गया, के। क्या समझ में आया, देखो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। एक चीज याद रखो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना के, वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा। तो अगर मैं ई नोट को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो छोटा ही आएगा, वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतने ही टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ई नोट पे डिपेंड कर रहा है, वी नोट किस पे डिपेंड कर रहा है, ई नोट पे। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसको मैं वी लिख देता हूं, वो बराबर होगा ई इंटू डी के। भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का, वी नोट इक्वल टू ई नोट इंटू डी। अब क्या होगा फॉर्मूला, अब होगा ई इंटू डी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो चुका है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई नोट बाई के। तो इसको पुट करके देखते हैं क्या आता है अपने पास, ई नोट बाई के इंटू डी। अच्छा ई नोट इंटू डी तो वी नोट के बराबर है, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, वी नोट बाई के। इससे हमको एक और बात समझ में आई कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। वो भी देखो के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो दो बातें क्लियर हो गई, मतलब तीन चीजें डिक्रीज हुई यहाँ पे। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया, पहले तो क्या घटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, अब कितनी हो गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जो कि सिग्मा अपॉन के बराबर है, मतलब के टाइम्स डिक्रीज हो गई। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो गया, और इससे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तीन चीजें डिक्रीज हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया। वी के डिक्रीज होने से अपन को बेनिफिट है, क्योंकि याद करो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या होता है फॉर्मूला, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी जितना कम रहेगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। देखते हैं कितना हो गया अब। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे v की वैल्यू को मैं q की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, तो v नोट को पहले क्या लिख सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। v नोट को e नोट इंटू डी लिख सकते हो, और e नोट को अपन क्या लिख सकते हैं, याद करो e नोट को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट इंटू डी अपॉन के। इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने देखो v की वैल्यू इसके बराबर है, इसको तो इसलिए लिखा है मैंने ताकि हमको समझ में आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिक्रीज हुआ। बाकी इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट इंटू डी अपॉन के। ये जो सिग्मा है इसको क्या लिख सकते हो, बोलो क्यू बाई ए लिख सकते हो। याद है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, डी अपॉन अपसाइलन नोट इंटू के, ये आएगा। अच्छा ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, क्यू की टर्म्स में आ गया ना भी। तो आप फॉर्मूला लगा दो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। लगाओ इसको, v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू ये है q अपॉन ए इन टू डी अपॉन अपसाइलन नोट के। तो ये देखो q तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, c इक्वल टू q कैंसिल करोगे ये लिखोगे तो k अपसाइलन नोट a अपॉन डी। ये लो जी फाइनल आंसर। और इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि पहले जहां पे कैपेसिटेंस था अपसाइलन नोट ए अपॉन डी, अब कैपेसिटेंस कितना हो चुका है, के अपसाइलन नोट ए अपॉन डी। मतलब अब जो कैपेसिटेंस है वो पहले से के टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। और के की वैल्यू क्योंकि 1 से ज़्यादा ही होती है हमेशा किसी भी मीडियम के लिए। जैसे मान लो कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, तो वो मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप एयर रखोगे ना दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, 10 टाइम्स आपको ज़्यादा मिलेगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है क्या, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बेनिफिट है। देखो इसको आप ऐसे समझो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हमको दो फायदे होंगे। पहला फायदा, एक तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगी, ये टच नहीं होनी चाहिए ना, टच होगी तो दोनों का चार्ज आपस में कैंसिल। तो इनको सेपरेट रखने का काम कौन करेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरा काम क्या करेगा ये, दूसरा काम ये करेगा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा। ये दो काम कौन कौन से करेगा, एक तो दोनों प्लेट्स को सेपरेटेड रखेगा, आपस में टच नहीं होने देगा उनको। और दूसरा काम क्या करेगा, बोलो, दूसरा काम करेगा कि इससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमेशा क्या यूज करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे। ठीक है, इससे अपन को बेनिफिट है। आया समझ में। ये आपको याद कर लेना है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है ना, वो सिग्मा अपॉन के बराबर होता है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे
इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की टर्म्स में, तो उसको सिग्मा अपॉन के लिखते हैं। और उसके बाद में तो फिर डेरिवेशन में वैल्यूज पुट करके मैंने आगे सॉल्व किया। देखो